हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए सीधे बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ पिछले चैप्टर ने हमें अस्पताल के गलियारे में गाहुई बैसाखी के सहारे खड़ी होकर हयोन को ढूंढ रही थी। वह चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए मन ही मन सोचती है, वो आखिर गया कहाँ? काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद भी जब उसे हयोन नहीं दिखता तो वह निराश होकर बुदबुदाती है। लगता है वो यहाँ नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अस्पताल के फायर एस्केप के पीछे हयोन और डोराए छिपे हुए थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। हयोन थकान से फर्श पर बैठ जाता है, जबकि डोराए राहत की सांस लेते हुए सोचती है, उम्मीद है गाहुई ने हमें नहीं देखा होगा। तभी हयोन अपने सिर को पकड़कर कराहता है। उफ, मेरा सिर, डोराए घबरा कर कहती है। सॉरी। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि माफ़ी तो हयोन को मांगनी चाहिए। वह उसकी तरफ देखकर पूछती है, अभी जो हुआ वो सब क्या था? हयोन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ उसके बारे में? फिर शरारती अंदाज में कहता है, मुझे ये मत कहना कि तुम अभी भी शर्मा रही हो, जबकि हम पिछले 5 सालों से साथ हैं। यह सुनकर डोराए पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी हयोन धीरे से उसके बालों को छूते हुए कहता है, मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बताओ जो हमने इन 5 सालों में साथ की हैं। डोराए का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वह समझ जाती है कि हयोन उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है। वह तुरंत उसका हाथ हटाकर पूछती है, क्या तुम्हें याददाश्त की कोई समस्या हो गई है? हयोन जवाब देता है, एक्सीडेंट की वजह से मुझे पिछले कुछ सालों की कोई बात याद नहीं है। डोराए पूछती है, कितने सालों की? हयोन कुछ पल सोचकर कहता है, मुझे हाई स्कूल के दूसरे साल तक की सारी बातें याद हैं। और मेरी आखिरी याद वो है जब मैं स्कूल के सामने तुम्हारे साथ खड़ा था। अब जाकर डोराए को पूरी बात समझ आती है। वह सोचती है, अब मैं इसे ये गलत फहमी कैसे समझाऊं? हयोन उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैंने अपनी यादें खो दी हैं? चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएंगी। डोराए गहरी सांस लेकर सच बता देती है, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनते ही हयोन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? डोराए आगे कहती है, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन अचानक हयोन के सिर में तेज़ दर्द उठता है। उफ, डोराए जल्दी से कहती है, मैं तो बस तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड गाहुई से मिलने आई थी। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हयोन बेहोश होकर उसके सामने गिर पड़ता है। उसका सिर सीधे डोराए की गोद के पास आकर टिक जाता है। डोराए घबरा जाती है। हयोन, वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है। और तभी हयोन की यादों के अंदर एक पुराना दृश्य उभरने लगता है। स्कूल का क्लासरूम, खिड़की से आती ठंडी हवा और उसके सामने बैठी डोराए। हयोन मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें पता है शाइन ब्लू कोरिया आ रहा है? डोराए जवाब देती है, हाँ, सुना है टिकट्स जल्द ही सेल पर आने वाले हैं। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। हयोन धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। डोराए चौंक जाती है, फिर घबराकर कहती है, ओह सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे बाल आंखों में आ रहे थे। हयोन हल्का सा मुस्कुराता है, कोई बात नहीं। यह पल उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। लेकिन तभी सब कुछ धुंधला होने लगता है। अस्पताल में बेहोश पड़ा हयोन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र धुंधली थी। उसे अपने सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। वह उसे पहचानने की कोशिश करता है और उसके होंठों से धीरे धीरे एक नाम निकलता है। हयोन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तभी उसके दोस्त खुशी से चिल्ला उठते हैं, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। उनमें से एक गुस्से और चिंता भरे लहजे में कहता है, मैंने कहा था ना कि इस हालत में इधर उधर मत भागो। तुमने सच में हम सबको डरा दिया था। दूसरा दोस्त भी बोल पड़ता है, तुम्हारे सिर की चोट और भी गंभीर हो सकती थी। तभी गाहुई उसके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही है। वह धीमी आवाज़ में पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितनी डर गई थी? हाइवोन उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में पहचान का कोई निशान नहीं होता।
कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद वह पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? यह सुनते ही गाहुई पूरी तरह सन्न रह जाती है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तभी उसका दोस्त धीरे से समझाता है, गाहुई, हम तुम्हें बता नहीं पाए थे। एक्सीडेंट के बाद इसे एमनेशिया हो गया है। इसकी कुछ यादें चली गई हैं। फिर वह हाइवोन से कहता है, यह गाहुई है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाइवोन हैरानी से गाहुई को देखता है, लेकिन उसके लिए वह अब एक अजनबी जैसी लग रही थी। उधर उसी रात डोराए अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी, क्या हाइवोन को होश आ गया होगा? उसे अस्पताल की सारी बातें याद आने लगती हैं। वह पल भी जब हाइवोन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। यह सोचते ही डोराए का चेहरा लाल हो जाता है। वह शर्माते हुए खुद से कहती है, बस अब और नहीं सोचना है। अपना ध्यान भटकाने के लिए वह हेडफोन लगाती है और तेज़ रॉक म्यूज़िक सुनने लगती है। लेकिन म्यूज़िक के बावजूद उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब तक हाइवोन को सच पता चल गया होगा कि मैं गाहुई नहीं, डोराए हूँ? लेकिन आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर अस्पताल के शांत कॉरिडोर में हाइवोन और गाहुई एक बेंच पर साथ बैठे हुए थे। दोनों खामोश थे और अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। गाहुई को उनके साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो पल जब वे दोनों साथ घूमते थे, हंसते थे और खुश थे। वह मन ही मन सोचती है कि हाइवोन ने जिन यादों को खो दिया है, वे सिर्फ यादें नहीं बल्कि उनकी पूरी कहानी का हिस्सा थीं। वहीं दूसरी तरफ हाइवोन चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और चेहरे पर बंधी पट्टियाँ उसके दर्द की कहानी बयां कर रही थीं। गाहुई उसे देखती है और ख़ुद को तसल्ली देती है कि एक दिन उसकी सारी यादें वापस आ जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी ओर डोराए अब भी अपने कमरे में हेडफोन लगाए बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार गाहुई की वही बात गूंज रही थी, जैसे ही हाइवोन ठीक होगा यह सब खत्म हो जाएगा। डोराए इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकती है। समय था रात 11:34। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और फिर कुछ ही देर में रात का अंधेरा छंटने लगता है। आसमान का रंग बदलता है और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। हांगुक यूनिवर्सिटी में फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। गाहुई अस्पताल से वापस कॉलेज आ चुकी थी। उसके दोस्त उसे घेर कर उसका हाल पूछ रहे थे। गाहुई मुस्कुराकर बताती है कि अब वह पहले से काफ़ी बेहतर है। फिर वह अपनी सहेली से कहती है, इस वीकेंड मैं हाइवोन के साथ बाहर जाने वाली हूँ। ये सुनकर थोड़ी दूरी पर बैठी डोराए चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। जब गाहुई बताती है कि हाइवोन भी अब पहले से काफ़ी बेहतर है, तो डोराए राहत की सांस लेती है। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठता है, क्या उसकी याददाश्त भी वापस आ गई होगी? तभी गाहुई की नज़र डोराए पर पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए उसे अपने पास आने का इशारा करती है और कहती है, गाहुई, डोराए इधर आओ, यहाँ बैठो। लेकिन डोराए थोड़ा हिचकिचा जाती है। उसका दिल पहले से ही भारी था, इसलिए वह अपनी अगली क्लास का बहाना बनाती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते गाहुई उसे रोकती है और मुस्कुराकर कहती है, गाहुई, वैसे अस्पताल आकर मेरा हाल पूछने के लिए शुक्रिया। डोराए बस हल्की सी मुस्कान देती है और धीरे से कहती है, डोराए बाय। इसके बाद वह क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। कॉरिडोर में चलते हुए उसके कदम धीरे धीरे भारी होने लगते हैं। उसके दिल में एक अजीब सा पछतावा था। वह खुद से कहती है, डोराए मन ही मन, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज मैं गाहुई की आंखों में देखकर बात भी नहीं कर पा रही हूँ। अपने हेडफोन को गले में लटकाए हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। लेकिन उसके दिमाग में एक और ख्याल घूम रहा था, डोराए मन ही मन, अगर हाइवोन अब ठीक हो चुका है तो शायद वह बहुत जल्द यूनिवर्सिटी वापस आ जाएगा। कुछ सेकंड रुक कर वह फिर सोचती है, डोराए मन ही मन, या शायद वह अब तक वापस आ भी चुका हो। यह सोचकर उसका दिल और तेज़ धड़कने लगता है।
डोराई यूनिवर्सिटी परिसर में आगे बढ़ती रहती है। उसके मन में घबराहट और झिझक दोनों ही मौजूद थीं। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, डोराए मन ही मन, अगर इस वक्त मेरा सामना हाइवोन से हो गया तो मैं उसका सामना कैसे करूँगी। वह गहरी सांस लेती है, फिर खुद को दिलासा देती है, डोराए मन ही मन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि अचानक किसी से टकराने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगले ही पल उसकी यह सोच पूरी तरह गलत साबित होने वाली थी। अचानक पूरे परिसर में एक तेज़ आवाज़ गूंज उठती है, व्रूम व्रूम। इंजन की गड़गड़ाहट ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। डोराए चौंक कर पीछे मुड़ती है। तभी एक स्पोर्ट्स बाइक तेज़ रफ्तार से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होती है। वहाँ मौजूद कई स्टूडेंट्स हैरानी से उस बाइक को देखने लगते हैं। बाइक पर बैठा राइडर काले रंग का हेलमेट और भूरे रंग की जैकेट पहने हुए था। अगले ही पल वह बाइक को एक झटके के साथ रोक देता है। चारों तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हर कोई यह देखने लगा कि आखिर यह लड़का है कौन। डोराए भी उत्सुकता से उसकी तरफ देख रही थी। तभी राइडर धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है। हेलमेट हटते ही उसके काले घने बाल हवा में लहराने लगते हैं और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, डोराए की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सांसें जैसे थम सी जाती हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि हाइवोन था। हाइवोन को अचानक अपने सामने देखकर डोराए के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। घबराहट में वह तुरंत पास खड़े एक पिलर के पीछे छिप जाती है। वह सावधानी से झांककर हाइवोन को देखने लगती है। उधर हाइवोन अपनी बाइक के पास खड़ा था। उसने अपना फ़ोन कान पर लगाया हुआ था। कुछ देर तक बात करने के बाद वह कहता है, हाइवोन, हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। ये सुनकर डोराए पिलर के पीछे खड़ी खड़ी राहत की सांस लेती है। कम से कम अब वह पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा था। वह खुद से कहती है, डोराए मन ही मन, अगर वह खुद बाइक चलाकर यहाँ तक आया है तो इसका मतलब उसकी तबीयत अब काफ़ी ठीक हो चुकी है। लेकिन यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि हाइवोन की अचानक वापसी उसके दिल में कई पुराने सवाल फिर से जगा देती है। वो सवाल जिनके जवाब उसे खुद भी नहीं पता थे, और शायद यही मुलाकात उनकी कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जाने वाली थी।